आपने बोला कि हमने 5-6 घंटे समय दिया था तैयारी के पीछे, तो आपने नोट्स का इस्तेमाल किया था या फिर यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई की थी, कैसे किया था आपने? करेंट अफेयर्स जो है उसका तो मेन आधार यूट्यूब ही था आजकल। एक चीज़ बताएं मुझे कि आज के दौर में अगर कोई व्यक्ति नौजवान सरकारी नौकरी पाते हैं तो उसके बाद वे संतुष्ट हो जाते हैं, वे नहीं चाहते कि हम आगे स्ट्रगल करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। लेकिन आपको उसमें भी कि बीपीएससी लेवल का, आपने बीपीएससी लेवल का एग्ज़ाम क्रैक किया, आपको उसी लेवल का नौकरी मिली और फिर इसके बाद भी आपने जो तैयारी है जारी रखा, गिव अप नहीं किया और फिर यहाँ तक पहुँचे। तो ये जो प्रेरणा थी कहाँ से मिली आपको? क्या था सपना आपका था? मेरा शुरू से आईपीएस बनने का सपना था। मैं बीपीएससी में जब आया तो मैं बीपीएससी डाला करता था, 64वीं में भी बीपीएससी डाला, 66वीं में भी जिसमें मैं सप्लाई इंस्पेक्टर बना था उसमें भी मैं बीपीएससी डाला था। लेकिन जब व्यवहारिक कुछ अनुभव हुआ फील्ड में रहने के बाद, तो उसके बाद मैंने इस बार 70वीं बीपीएससी में जिसमें मेरा चयन हुआ है, मैं बिहार शिक्षा सेवा ही एक नंबर पर डाला था। तो उसी में ईश्वर का शुक्र है कि मेरा जो पहला प्रेफरेंस था वही मुझे मिला। एग्जाम का समय जब भी आया तो ऑफिस के बाद जो है, खास करके रात्रिकालीन समय, उस समय अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करके जितना मैक्सिमम समय हो सकता था पढ़ाई लिखाई पे देना, मोबाइल से दूर हो जाना बिल्कुल, और जो व्यक्तिगत जो भी दोस्त यार हैं इन सब से थोड़ा दूर रहकर मैक्सिमम समय पढ़ाई के लिए निकाले। उसी में फिर प्री मेंस तक का सफ़र हुआ, इंटरव्यू तो फिर पर्सनालिटी टेस्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा जो है सब चीज़ का आधार है। अगर शिक्षा में आप सक्षम हो गए अपने परिवार में, अगर अपने बच्चों को सक्षम कर दिए, तो ये जो बेसिक नीड अभी आपने बताया, रोटी कपड़ा मकान, इनके लिए कोई मोहताज नहीं रह जाता। हमें काफ़ी अच्छा लगा आपका ये सिलेक्शन देखकर कि इंसान को रहने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए कम से कम रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है, उसके बाद शिक्षा होता है। आपने रोटी के लिए विभाग चुन लिया है कि नहीं? आपके अंडर में आपने मतलब सैकड़ों डीलर को आपने डील किया, जहाँ पर अनाज मिला, अनाज बंटवाया अपने तरीके से, अपने खाना के लिए सब कुछ करवाया, राशन कार्ड आपने दिया उसको, वो देख लिया। अब उसके बाद शिक्षा विभाग को आपने चुन लिया, तो शिक्षा विभाग को ही क्यों चुना? चूँकि डीपीओ तो बाकी अलग डिपार्टमेंट भी है, उधर क्यों नहीं गया? मेरा जैसे ग्रेजुएशन 2018 में हुआ था, तो उसी साल 2018 में ही 64th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था। तो मैं उस समय तो बिल्कुल तैयारी में नहीं था, लेकिन सीनियर के गाइडेंस से फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था। लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन 64वीं बीपीएससी में नहीं हो पाया। बीपीएससी की तैयारी करने में लगे रहते हैं, कर रहे हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मेहनत से हर चीज़ को पाया जा सकता है। बीपीएससी थोड़ा साहस मांगता है, थोड़ा धैर्य मांगता है। हो सकता है कि आप आएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार में सफल ना हो, लेकिन आपको धीरज खोना नहीं है। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। 70वीं बीपीएससी का रिज़ल्ट घोषित हुआ है। इसी कड़ी में आप देखेंगे तो मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो पहले भी बीपीएससी पास कर चुके थे और एमओ मार्केटिंग ऑफिसर जो होता है ब्लॉक के अंदर, उस पर कार्यरत थे। 3 साल इन्होंने यहाँ पर बिताया इसी पद पर। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि इन्होंने एक बार फिर से भाग्य आजमाया है बीपीएससी में। जो चाहते थे कि हमें हायर रैंक मिले, अधिकारी बने, तो इस बार इन्होंने फिर से ट्राई किया, कोशिश किया, और देखिए इनका मेहनत कितना रंग लाया। और फिर आज जानकारी मिल रही है कि इनकी इस बार जो चयन हुआ है वो डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो होता है शिक्षा विभाग के अंदर, उसके पद पर इनका चयन हुआ है। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। अब जरा बताएं कि जिस तरह से कुछ सालों तक आपने काम किया एमओ के पद पर और फिर सफलता मिली आपको डीपीओ के पद पर फिर से, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले बीपीएससी के माध्यम से ही 66वीं बीपीएससी में मेरा चयन सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था दिसंबर 2022 में। तब से यही कुमारखंड में पदस्थापित हैं। उसके पश्चात
पुनः मन में इच्छा थी कि बीपीएससी में और भी हायर रैंक का जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, वो भी मुझे मिले। तो जॉब में रहकर आजकल वर्तमान परिदृश्य में खासकर ब्लॉक स्तर पे आप लोग भी देख रहे हैं, कार्यों की जितना बहुलता है उसमें रहकर तैयारी करना तो वाकई थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पूर्व की तैयारियां जो भी हैं और वर्तमान के इशू को अगर आप डेली बेस पे अगर लेके चल रहे हैं, जानकारी अपना इकट्ठा रख रहे हैं, तो उसके माध्यम से एक आसान हो जाता है। हाँ, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, क्योंकि देखिए एमओ के पद पर सप्लाई ऑफिसर आप हैं, प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी आप हैं। इस पद पर रहते हुए आपके पास कई सारी जिम्मेदारियां होती है। आप पूरे जो प्रखंड है, खासकर इस प्रखंड के अंदर 21 पंचायत है, तो सभी में डीलर के पास जाना, मॉनिटरिंग करना, कोऑर्डिनेट करना, और इसके बाद आप टाइम निकाल कर बीपीएससी की तैयारी भी करना, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये इसमें अधिकांश पार्ट जो है पूर्व में जो तैयारी की गई थी उसी का था, मेन था कि रिवीजन करते रहना है, जो करंट अफेयर्स है उनसे बिल्कुल अवेयर रहना है। तो उसी में जो भी मैगजीन है, पेपर है, जो भी न्यूज़ है, उसके माध्यम से अपडेट होते रहे, हमेशा जुड़े रहे। और एग्ज़ाम का समय जब भी आया तो ऑफिस के बाद जो है, खास करके रात्रिकालीन समय, उस समय अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करके जितना मैक्सिमम समय हो सकता था पढ़ाई लिखाई पे देना, मोबाइल से दूर हो जाना बिल्कुल, और जो व्यक्तिगत जो भी दोस्त यार हैं इन सब से थोड़ा दूर रहकर मैक्सिमम समय पढ़ाई के लिए निकाले। उसी में फिर प्री मेंस तक का सफ़र हुआ। इंटरव्यू तो फिर पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, जिसमें मेन रूप से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है कि आप कितना ट्रांसपेरेंट हैं, कितना अकॉर्डिंग टू लॉ हैं आप के किसी ऐसे निर्णय से प्रशासन को कोई जो है बहुत बड़ी कीमत तो नहीं चुकानी पड़ सकती, यही सब का वो जांच होता है। तो उसका जो है जॉब में रहने के बाद वो बेसिक समझ और मेरे अंदर कुछ ज़्यादा डेवलप हो गई थी, तो इंटरव्यू में इसका भी लाभ मिला बाद में। हाँ, वो दिख रहा है, चूँकि आपने बोला कि यहाँ पर पहले 9 आवर्स ड्यूटी, उसके बाद फिर घर जाना, सभी से कनेक्शन को तोड़ना, एक कमरे में रहना, तैयारी करना, आँखों की जो परछाई है, कालापन धब्बा जो दिखाई दे रही है, चूँकि ये ऑब्वियस सी बात, जो 14 घंटा 15 घंटा काम करता है, पढ़ता है, 18 घंटा पढ़ता है, फिर काम करता है, उसके लिए दिख रहा है कि रात की नींदें आपने हराम कर दी थी। तो कितने घंटे ओवरऑल आपने मेहनत किया था? मतलब 9 आवर्स और आप ट्रैवल का इंक्लूड करेंगे तो कम से कम 10 to 11 आवर्स तो आपने स्पेंड किया यहाँ पर। इसके बाद कितने घंटे आपने इस पे टाइम दिया? सर्विस से पहले 10-12 घंटा, 14 घंटा भी कभी एग्ज़ाम के समय पढ़ाई हम लोग करते थे। लेकिन सर्विस में आने के बाद वो रिदम थोड़ा टूट जाता है, क्योंकि समय की क्राइसिस हो जाती है। तो अभी जो है वर्तमान में सर्विस में रह के कोशिश करते थे कि रेगुलर बेस पे 5 से 6 घंटे कम से कम हम पढ़ाई के लिए अपना थोड़ा सेपरेट कर लें। तो उससे ज़्यादा कभी समय नहीं निकाल पाए। 5-6 घंटा अभी वर्तमान में निकाले, मैक्सिमम रिवीजन पर फोकस किए, और जो करेंट इशू होता था नेशनल इंटरनेशनल अपना लोकल बिहार का, उनसे जुड़े हुए थे। मेन एग्ज़ाम तैयारी का यही मेरा स्ट्रेटजी रहा था। आपने कितने जो ईयर्स आपने स्पेंड किया था इस तैयारी के लिए पहले एमओ से पहले? मेरा जैसे ग्रेजुएशन 2018 में हुआ था, तो उसी साल 2018 में ही 64th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था। तो मैं उस समय तो बिल्कुल तैयारी में नहीं था, लेकिन सीनियर के गाइडेंस से फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था। लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन 64वीं बीपीएससी में नहीं हो पाया था। उसके बाद कोविड का जब समय आया था, तो उस समय मैं तैयारी को और थोड़ा आगे बढ़ा, मजबूत किया था, क्योंकि उस समय सारी कोचिंग, सारा क्रियाकलाप ठप पड़ा हुआ था, तो रूम पे रहना था। तो उस समय मैं अपने पढ़ाई के लिए मेन रूप से 2 साल फोकस किया था मेनली। उसके बाद 66वीं बीपीएससी में मेरा ये ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पे चयन हुआ था। उसके बाद जो है सर्विस में आने के बाद अभी 5 घंटा 6 घंटा, कभी संडे हो गया तो उस दिन ज़्यादा कुछ इसी तरह अपना एडजस्ट करते करते पढ़ाई हो पाई है। मतलब कोरोना काल में कई सारे लोगों को मौका मिला था कुछ बनने का। आप
बन गए उसमें, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप देखेंगे सोशल मीडिया के अंदर या फिर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर बड़े चैनल में एंकर्स हैं, उन्होंने अपनी उपलब्धियां जो है ना कोरोना काल के अंदर ही पाई थी। लेकिन लोग बैठे हुए थे, फ़ोन को सर्फ कर रहे थे और आराम से वो, तो आपने मतलब उसका इस्तेमाल कर लिया, मतलब जो समय था यूटिलाइज कर लिया पॉजिटिव वे में और आपने पास कर गया था, है ना? क्योंकि बनने का क्या था सपना आपका सर? मेरा शुरू से आईपीएस बनने का सपना था। मैं बीपीएससी में जब आया तो मैं बीपीएससी डाला करता था। 64वीं में भी बीपीएससी डाला, 66वीं में भी, जिसमें मैं सप्लाई इंस्पेक्टर बना था, उसमें भी मैं बीपीएससी डाला था। लेकिन जब व्यवहारिक कुछ अनुभव हुआ फील्ड में रहने के बाद, तो उसके बाद मैंने इस बार 70वीं बीपीएससी में, जिसमें मेरा चयन हुआ है, मैं बिहार शिक्षा सेवा ही 1 नंबर पर डाला था। तो उसी में ईश्वर का शुक्र है कि मेरा जो पहला प्रेफरेंस था वही मुझे मिला। वो फील्ड में आने के बाद थोड़ा शांति, सुकून, ये सब फैमिली के लिए समय निकालना, माता पिता के लिए समय निकालना, इसके हिसाब से फील्ड में आने के बाद प्रायोरिटी मेरा चेंज हो गया। क्योंकि पुलिस सर्विस जो है वो 24/7 का सर्विस है। तो पिताजी सब भी बीमार रहते थे तो समय देना पड़ता है बीच बीच में। तो ऐसा लगा कि अगर मैं उधर जाता हूँ तो उनके देख रेख में कुछ कमी रह जाएंगी। तो इसलिए मेरा जो सपना था पुलिस सर्विस में जाने का, उसको थोड़ा सा त्याग कर, और उसके बाद जो मुझे प्रीमियम सर्विस लगा, जिसके माध्यम से मैं समाज को कुछ दे सकता हूँ, खुद भी संतुष्ट हो सकता हूँ, वो शिक्षा सेवा लगा। तो मैं इस बार पहले प्रेफरेंस के रूप में बिहार शिक्षा सेवा का चयन किया था। रुपेश जी, एक चीज़ बताएं मुझे कि आज के दौर में अगर कोई व्यक्ति, नौजवान सरकारी नौकरी पाते हैं तो उसके बाद वे संतुष्ट हो जाते हैं, वे नहीं चाहते कि हम आगे स्ट्रगल करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। लेकिन आपको उसमें भी कि बीपीएससी लेवल का, आपने बीपीएससी लेवल का एग्ज़ाम क्रैक किया, आपको उसी लेवल का नौकरी मिली, और फिर इसके बाद भी आपने जो तैयारी है जारी रखा, गिव अप नहीं किया और फिर यहाँ तक पहुँचे। तो ये जो प्रेरणा थी कहाँ से मिली आपको? देखिए, ये प्रेरणा जो है, एक हमारे जयवीर भैया हैं, वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्शन ऑफिसर हैं समाज कल्याण विभाग में। तो उनसे वो सर्विस में रहते हुए 56 से 59वीं बीपीएससी भी वो निकाले, फिर 63वीं बीपीएससी में वो एसडीएम भी बने थे। फिर उनको रिजाइन कर फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वापस हो गए, फिर यूपीएससी का वो मेंस भी दिए थे। तो एकेडमिक लाइफ में जो हम लोगों के जो प्रेरणा है, जो हम लोगों के रोल मॉडल हैं, वो जयवीर भैया हैं, जो अभी हमारे सुपौल के ही वासी हैं और अभी दिल्ली में वो पोस्टेड हैं। तो मेन प्रेरणा उन्हीं से मिलती रही है हम लोगों को। एक बात और है, हमें काफ़ी अच्छा लगा आपका ये सिलेक्शन देखकर कि इंसान को रहने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए होता है, उसके बाद शिक्षा होता है। आपने रोटी के लिए विभाग चुन लिया, है कि नहीं? आपके अंडर में आपने मतलब सैकड़ों डीलर को आपने डील किया, जहाँ पर अनाज मिला, अनाज बंटवाया अपने तरीके से, अपने खाना के लिए सब कुछ करवाया, राशन कार्ड आपने दिया उसको, वो देख लिया। अब उसके बाद शिक्षा विभाग को आपने चुन लिया। तो शिक्षा विभाग को ही क्यों चुना? चूँकि डीपीओ तो बाकी अलग डिपार्टमेंट भी है, उधर क्यों नहीं गया आप? मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा जो है सब चीज़ का आधार है। अगर शिक्षा में आप सक्षम हो गए, अपने परिवार में अगर अपने बच्चों को सक्षम कर दिए, तो ये जो बेसिक नीड अभी आपने बताया, रोटी, कपड़ा, मकान, इनके लिए कोई मोहताज नहीं रह जाता है। शिक्षा किसी भी अभावग्रस्त कोई भी हो हमारे समाज में, अगर उनके पास शिक्षा का जो है वो संसाधन है मूल रूप से, तो कहीं भी व्यवस्थित होकर, कहीं भी सरवाइव करके वो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारा चीज़ जो है वो एकत्रित कर सकता है। अपने जीवन की जो भी नीड होगी उनको वो पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे समाज में जो भी परिवर्तन आ सकता है, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से वो शिक्षा के माध्यम से ही आ सकता है। जब तक आप शैक्षणिक रूप से सक्षम नहीं होंगे, आप अपने माइंड को जो है विस्तारित नहीं करेंगे, अपने अंदर जो है सभी तरह के विचारों को, सभी तरह के संवेदनाओं को संग्रहित नहीं करेंगे, तो हमारे समाज में जो है जिस तरह की विभिन्न तरह की कुरीतियाँ हैं, या जो भी प्रथाएँ हैं, या जो भी जिसको आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, मोरलिटी के खिलाफ है, ये सब सारा चीज़ का समाधान एक ही चीज़ है,
उत्कृष्ट शिक्षा। तो शिक्षा सब चीज़ का बेस है। अगर ये बेस चीज़ अच्छा हो गया तो हमें लगता है कि बहुत चीज़ को करने के लिए हम जितना संसाधन का अपव्यय करते हैं उसमें कटौती भी हो जाएगी और स्वतः जो है हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसको पा सकते हैं। यही एक मेरे मन में था जिसके लिए हम बिहार शिक्षा सेवा का चयन किए थे। आपने अभी डीपीओ के पद पर चयन आपका हुआ है, तो एमओ का जो 3 साल का एक्सपीरियंस रहा, तो जिसमें कि आपने देखा होगा कई सारे निम्न स्तर पर, ग्रामीण लेवल पर भी राजनीतिक देखने को मिला होगा आपको, तो ये कितना फ़ायदा देगा आपको इस पद पर जो आप आने वाले वक्त में संभालने वाले हैं? आपूर्ति विभाग एक ऐसा विभाग था जो समाज के सबसे अंतिम तबका से जुड़ने का बहुत ही बड़ा अवसर प्रदान करता है। और हम जो हकीकत को फेस किए हैं आपूर्ति में रहकर, जो सुविधा हम प्रदान किए, जो उनका संवेदना हम ग्रहण किए, उनके प्रति जो मेरी सहानुभूति रही और उनकी आशाएं अपेक्षाओं को जब हमने जाना तो अंदर से एक जो खुद का विचार डेवलप होता है वो हमारे एजुकेशन में निश्चय ही बहुत ही मदद करेगा। क्योंकि एजुकेशन ऐसा चीज़, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि सारा चीज़ का आधार है एजुकेशन। एजुकेशन अभी भी जो सक्षम है वो हर जगह प्राइवेट स्कूल हो या किसी न किसी माध्यम से एजुकेशन शिक्षा पा लेते हैं वो, लेकिन जो निम्न तबके के लोग हैं, जो पिछड़े शोषित हैं हमारे समाज में, जिन्हें अपनी सोचने की शक्ति अभी तक नहीं है, वो एक समाज से कटे हुए हैं, वो उनके बीच अभी भी शिक्षा का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है। वो शिक्षित हो रहे हैं, साइन करने के लिए सीख रहे हैं, लेकिन वो खुद से कुछ करे ये चेतना अभी भी उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाया है। तो हमारी तो प्राथमिकता रहेगी कि मैं जिस भी जगह पर रहूं उस जगह पर हमारे समाज के जो शोषित वंचित समाज हैं, जो समुदाय हैं, उनके बीच बेहतर शिक्षा, क्योंकि अब बीपीएससी के माध्यम से वेल क्वालिफाइड टीचर भी आ चुके हैं, तो व्यक्तिगत प्रयास के साथ साथ सरकारी जो पहल होगा उनके माध्यम से कैसे पहुंचा जाए, ये मैं निश्चय ही प्रयास करूंगा, जितना संभव हो पाएगा करने का भी प्रयास करूंगा। उसमें आपके 2 सवाल रहेगा आपसे। आपने बोला कि हमने 5-6 घंटे समय दिया था तैयारी के पीछे, तो आपने नोट्स का इस्तेमाल किया था या फिर यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई की थी, कैसे किया था आपने तैयारी? करेंट अफेयर्स जो है उसका तो मेन आधार यूट्यूब ही था आजकल, क्योंकि हर चीज़ के लिए अब नोट्स नहीं पढ़ना वो संभव नहीं था, क्योंकि उसको पढ़ने में, मंगाने में, हर चीज़ में समय ज़्यादा वो लगता है। तो करेंट के लिए जैसे जाते आते कहीं भी अगर जर्नी में हैं, किसी जगह जा रहे हैं, तो अपना कान में ईयरफोन लगाकर यूट्यूब खोलकर घटना से अपडेट होते रहते थे। और बाद बाकी जितना जो जीएस का पोर्शन था, पॉलिटी, हिस्ट्री, इस सब में जो है, ज्योग्राफी, इन सब में पुराना जो नोट्स था वो बहुत ज़्यादा काम आया। अच्छा जी, बस आखिर में अपने जो चाहने वाले हैं, ख़ास करके न्यू कमर्स, न्यू स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी की तैयारी करने में लगे रहते हैं, कर रहे हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मेहनत से हर चीज़ को पाया जा सकता है। बीपीएससी थोड़ा साहस मांगता है, थोड़ा धैर्य मांगता है। हो सकता है कि आप आएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार में सफल ना हो, लेकिन आपको धीरज खोना नहीं है, अनवरत इसमें लगे रहना है। साथ ही साथ मैं छात्रों को, जो अभ्यर्थी हैं, उनको एक मैं पर्सनल ओपिनियन ये देना चाहता हूँ कि वो समाज, अपने रिश्तेदार के कमेंट्स पे क्या होते हैं, अपने आप को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जीवन आपका है, पढ़ना आपको अपने लिए है, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। इसलिए आप जो हैं दूसरे के कमेंट को भी उतनी गंभीरता से ना लें। जीवन आपका है, आगे आपको बढ़ाना है, सुधार आपको करना है, आपका स्तर क्या है ये आप समझ रहे हैं। तो इसलिए आत्मचिंतन लगातार करते रहिए, आत्ममंथन करते रहिए। असफलता से घबराना नहीं है, असफलता आपको दिन प्रतिदिन परफेक्ट बनाएगा और अनवरत रूप से लगे रहने का परिणाम आपको एक दिन सुखद निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आपका। थैंक यू। और आपके जो भविष्य है आने वाले वक्त में, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना? थैंक यू। बहुत बहुत
तो अभी आपने देखा मेरे साथ रुपेश कुमार जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने पहले बीपीएससी 66वां बीपीएससी पास किया था। उसके बाद ये सप्लाई ऑफिसर प्रखंड के अंदर बने थे। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर जो होता है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एमओ के पद पर, मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर। उसके बाद इन्होंने इस बार फिर से 17वीं जो बीपीएससी एग्ज़ाम था उसमें बैठा और फिर इस बार इन्होंने डीपीओ पद हासिल किया है शिक्षा विभाग में। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुँच पाए। आप देख रहे थे वी आर न्यूज़ और मैं हूँ इमरान। नमस्कार, शब खैर।